मित्रों, मैं पंडित अमीश शर्मा अपने हिंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल में यूट्यूब के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ हम लोग नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं, इनका एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर क्या महत्व है और हमारे जीवन पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ होती है ग्रह। हम सभी जानते हैं कि ग्रह 9 होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मुख्य ग्रह पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु या बृहस्पति, छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु और नवां केतु। ये 9 ग्रह होते हैं और साथ में 12 राशियाँ होती हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। 9 ग्रह और 12 राशियों के अतिरिक्त एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो होते हैं नक्षत्र। नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारी कुंडली को, हमारे जीवन में आने वाली दशाओं को। यदि ये सोचा जाए कि ग्रह, नक्षत्र और राशियों में क्या संबंध है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि हमारा ग्रह जो है वो एक कार है, हमारी राशि जो है वो एक रोड है, सड़क है, तो नक्षत्र क्या है? नक्षत्र एक ड्राइवर है। अगर ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो हम किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ड्राइवर सही होगा तो हमें सही रास्ते से लेके जाएगा। अगर ड्राइवर ख़राब होगा तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो नक्षत्र होते हैं वो हमारी कुंडली के अंदर एक ड्राइवर का रोल प्ले करते हैं, एक सारथी का रोल प्ले करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ दशाएं चलती हैं वो मुख्य रूप से डिपेंड करती हैं नक्षत्रों के ऊपर। 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, इसलिए हर ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। ये 27 नक्षत्र जो होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, पहला नक्षत्र अश्विनी होता है जिसके स्वामी केतु ग्रह होता है, दूसरा भरणी होता है जिसके शुक्र स्वामी होता है, तीसरा कृतिका होता है जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं, चौथा नक्षत्र रोहिणी का होता है जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, पांचवा मृगशिरा होता है जिसके मंगल देव स्वामी होते हैं, छठा नक्षत्र आर्द्रा होता है जिसके राहु देव स्वामी होते हैं, सातवां नक्षत्र पुनर्वसु होता है जो बृहस्पति का नक्षत्र है, आठवां पुष्या नक्षत्र शनि जिसका स्वामी होता है, नवां अश्लेषा नक्षत्र बुध देव जिसके स्वामी होते हैं, 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र होता है और केतु उसका स्वामी होता है, पूर्व फाल्गुनी के स्वामी शुक्र होते हैं, उत्तर फाल्गुनी के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, हस्ता के स्वामी चंद्रदेव, चित्ता के स्वामी मंगल को माना जाता है, स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहुदेव होते हैं, विशाखा नक्षत्र के गुरुदेव होते हैं, अनुराधा नक्षत्र के शनिदेव होते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र के बुधदेव होते हैं, मूल के केतु होते हैं, पूर्व सा नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के सूर्यदेव होते हैं, श्रवण नक्षत्र के चंद्रदेव होते हैं, सविष्ठा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र भी कहते हैं उसके मंगल स्वामी होता है, पूर्व भाद्र नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव होते हैं, उत्तरा भाद्र नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुधदेव होते हैं। ये 27 नक्षत्र होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 ग्रह 3 नक्षत्र के स्वामी होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जो हमारी कुंडली होती है या हमारे ग्रहों की दशाएं होती हैं उसमें जो नक्षत्र का काम होता है वो ड्राइवर का होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ड्राइवर का काम कैसे होता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कोई जातक है जिसका जन्म कुंभ लग्न में हो गया है। कुंभ लग्न में जन्म होने के कारण उसकी कुंडली में शनिदेव, बुध और शुक्र मुख्य रूप से कारक ग्रह होंगे, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और मंगल अकारक ग्रह होंगे क्योंकि सूर्य 7वें भाव का स्वामी है, चंद्रमा 6वें भाव का स्वामी है और मंगल उसकी कुंडली में 3रे ग्रह का स्वामी है और 10वें ग्रह का स्वामी है। लेकिन मंगल जो है वो शत्रु है शनि का। इस कंडीशन में मान लीजिए कि उस जातक को नक्षत्र जन्म के समय कौन सा मिलता है,
ये उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व डालेगा। कैसे डालेगा आइए समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए उस व्यक्ति की कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न में उसका जन्म हो जाता है सूर्य के नक्षत्र में। उसका जन्म हो जाता है कृतिका नक्षत्र में जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं। अब उसके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कृतिका नक्षत्र में जन्म होने के कारण जातक को जो दशाएं मिलेंगी, पहली दशा सूर्य की मिलेगी। सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होगा यानी कि एक मारक ग्रह होगा। साथ में उसके लग्नेश यानी कि शनि का प्रबल शत्रु होगा। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि शुरुआत में बच्चे की हेल्थ खराब हो सकती है। उसके बाद छठे भाव के स्वामी सूर्य की दशा आएगी। समझ जाऊंगा, पहले सूर्य की दशा आएगी 7 साल के लिए, उसके बाद उसकी चंद्रमा की दशा आएगी 10 साल के लिए, उसके बाद मंगल की दशा आएगी, उसके बाद राहु की दशा आएगी। यानी कि आने वाले करीबन 43 साल तक अपने जीवन में उसे भीषण संघर्ष करना पड़ सकता है यदि ये ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन पे नहीं है। उसकी एजुकेशन में स्ट्रगल होगा, उसकी मैरिज में स्ट्रगल हो सकता है, उसकी करियर के स्टार्ट में स्ट्रगल हो सकता है। लेकिन यही अगर उस व्यक्ति को शनि की दशा का नक्षत्र मिल जाए। शनि का नक्षत्र जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शनि के 3 नक्षत्र होते हैं। मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। अब क्या हुआ, पहले उसे 19 साल के लिए शनि की दशा मिली, उसके बाद बुध की दशा मिली, उसके बाद छोटी सी केतु की दशा आई और शुक्र की दशा आई। ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति की 19 साल, 16 साल, 35, 42 और 20 साल यानी कि 52 साल तक उसका जीवन एक सामान्य जीवन रहेगा। एक कारक ग्रहों की दशाओं के कारण उसे अपनी महादशाओं का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। इस कारण जातक अपने जीवन को आसानी से जीने में समर्थ होगा। यानी कि जो हमें जो भी फल जीवन में मिलते हैं वो मुख्य रूप से 3 चीज़ पर डिपेंड करते हैं। पहली होती है महादशा, दूसरी होती है अंतरदशा, तीसरी होती है प्रत्यांतर दशा। उसके बाद गोचर का भी कुछ महत्व पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी दशाओं का महत्व पड़ता है। मान लीजिए हमारी कुंडली में ग्रह तो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी दशाएं खराब चल रही हैं, तो इस कंडीशन में हमें अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं अपने जीवन में। खराब दशाओं में हमें अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, समान बातचीत में भी हम क्या कहते हैं, हमारी दशाएं खराब चल रही होंगी या उसकी दशा खराब है। समय खराब होने का मतलब दशा खराब होने से है, और दशा का निर्धारण जो करते हैं वो नक्षत्र करते हैं। यानी कि नक्षत्र वो ड्राइवर है। अगर नक्षत्र हमें अच्छी रूट से ले जाएंगे, हमारे कारक हमें अपने लग्नेश का मित्र मिल गया, हमें अपनी कुंडली में कारक ग्रह का नक्षत्र मिल गया, तो हमारे जीवन की शुरुआत हमारे कारक ग्रहों से होगी, जो कि हमारे जीवन में हमारी एजुकेशन को, हमारे कैरियर की स्टार्टिंग को, हमारे मैरिड लाइफ को शुरुआत में अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने जीवन में अपने अकारक ग्रहों के नक्षत्र में जन्म हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हमारी दशाओं की शुरुआत हमारे विपरीत होगी और बचपन से ही हमारे जीवन में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ा महत्व होता है नक्षत्रों का। उसके अलावा भी बहुत सारे महत्व होते हैं नक्षत्रों के, ये आपको बताता हूँ। दूसरा महत्व होता है हमारे जीवन में नक्षत्रों का, मुख्य रूप से हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि जो हमारा जन्म होता है के समय हमारा राशि का नाम रखा जाता है, जो नाम का निर्धारण होता है वो भी डिपेंड करता है नक्षत्र के ऊपर। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर चरण में से एक कैरेक्टर होता है, यानी कि एक अक्षर होता है। उस अक्षर के नाम पर हमारा आधार पर हमारा नाम रखा जाता है। उदाहरण के लिए या किसी का जन्म चित्ता नक्षत्र के में हुआ, अब उसका नाम चित्ता नक्षत्र के भी 4 चरण हो गए। 4 चरण हो जाने के कारण जिस चरण में हमारा जन्म होगा बच्चे का, उसी के आधार पर हमारा राशि का नाम रखा जाएगा। यानी कि दूसरा सबसे पहला महत्व तो हमारे जीवन में नक्षत्र का ये हुआ कि दशाओं का निर्धारण हमारे नक्षत्रों ने कर दिया। दूसरा महत्व हमारे जीवन में नक्षत्रों का ये हुआ कि हमारा नाम भी हमारे नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। कि 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई नक्षत्रों के बारे में होती है। तीसरा महत्व जो नक्षत्र का होता है वो जब हमारी जन्म कुंडली मैच की जाती है मैरिज के लिए, उस समय नक्षत्र का बहुत ही महत्व होता है। नक्षत्रों के द्वारा भी हमारे गुण मिलाप किए जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि हमारे नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं। ये चीज़ भी डिपेंड करती है नक्षत्रों के ऊपर। ये तीसरा महत्व हुआ, यानी कि हमारे जीवन में दशाओं का निर्धारण नक्षत्रों ने कर दिया, हमारे जीवन में हमारे नाम का निर्धारण नक्षत्रों ने कर दिया, और तीसरा हमारे विवाह में मैच मेकिंग में भी नक्षत्रों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी।
यानी कि नक्षत्र जो हैं वो हमारे पर हर तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। उसके अलावा जो कुंडली में हमारा जन्म होता है, हमारी कुंडली में जन्म के समय नक्षत्र, जब भी आप कुंडली देखते हैं तो आप उसमें देखते होंगे कि कैसे हमारे जो कॉलम्स होते हैं, आपने वैसे तो ज़्यादातर लोग कंप्यूटर के लिए कुंडली देखते हैं, जो पुराने ज़माने में पंडित जी लोग कुंडली बनाते थे या एस्ट्रोलॉजिस्ट कुंडली बनाते थे, उसमें भी कुछ कॉलम्स होते थे कुंडली के। अब यहाँ पर जैसे कि आप कुंडली, अपनी कोई भी कुंडली आप खोल के देखेंगे, जहाँ पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर ही यूज करते होंगे मुख्य रूप से, या आपने अपनी कुंडली किसी कहीं से बनवा रखी है, तो आप देखेंगे कि कुंडली में जो कॉलम्स होते हैं उनमें 3 चीज़ होती हैं। एक नक्षत्र होता है, एक दशा ग्रह होता है, एक राशि होती है, एक नक्षत्र होता है, नक्षत्र का लॉर्ड होता है। सबसे पहले हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें मुख्य रूप से साइन लिखा होता है। पहले प्लैनेट होता है, फिर साइन होता है, फिर डिग्रीज होती हैं, फिर लॉर्ड होता है। ये लॉर्ड होता है, उसका नक्षत्र होता है, उसका नक्षत्र का पद होता है, उसके बाद उसका लॉर्ड होता है, उसका सब लॉर्ड होता है। यानी कि जो भी ग्रह होता है वो उसमें 2 नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक लॉर्ड और दूसरा सब लॉर्ड, यानी कि मालिक और उपमालिक। ये 2 चीज़ें नक्षत्र के महत्वपूर्ण होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी दशाएं आती हैं, मान लीजिए कि हमारे दशा मकर लग्न को ले लीजिए कि मकर लग्न में शुक्र बहुत ही कारक ग्रह हो गया, लेकिन जब वो असर देता है तो वहाँ पे भी चीज़ डिपेंड करती है एक हद तक कि शुक्र आपके जन्म के समय किस नक्षत्र पे था और उस सब लॉर्ड क्या था। ये चीज़ भी देखनी चाहिए, क्योंकि लॉर्ड का होना और सब लॉर्ड का होना भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उसकी दशाओं में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसके ऊपर। मान लीजिए कि इस जन्म के समय शुक्र किसी मित्र नक्षत्र के लॉर्ड पे था, मान लीजिए शनि के नक्षत्र में था और उसका सब लॉर्ड भी मान लीजिए बुध हो गया या शुक्र हो गया, तो ऐसे में शुक्र थोड़ा बलवान हो गया। लेकिन यदि शुक्र गुरु के, जो कि उसका परम शत्रु है, उसके नक्षत्र पे हुआ और उसका सब लॉर्ड जो मान लीजिए सूर्य हो गया, ऐसी कंडीशन में सूर्य और गुरु दोनों के सब लॉर्ड जो हैं वो शुक्र के शत्रु हैं। इस कंडीशन में शुक्र कोई बहुत अच्छा फल शायद आपको ना दे पाए जितनी स्ट्रेंथ के अनुसार उसे देना चाहिए। हालांकि मकर लग्न में शुक्र कारक ग्रह है, इससे फल तो अच्छे देगा, लेकिन यदि वो के फ्रेंडली लॉर्ड्स पे है, फ्रेंडली नक्षत्र पे है, फ्रेंडली सब लॉर्ड है नक्षत्र का, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे फल देगा इन कंपेयर ऑफ अगर आपके सब लॉर्ड और लॉर्ड खराब हैं नक्षत्र के। तो सबसे पहले जब हम दशाएं देखते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं या एस्ट्रोलॉजी की विवेचना करना चाहते हैं या अपनी कुंडली देख रहे हैं, तो साथ साथ हर ग्रह के साथ आपको उसके लॉर्ड और सब लॉर्ड भी देखने चाहिए कि वो ग्रह किस नक्षत्र पे है, उसका लॉर्ड कौन है और उसका सब लॉर्ड कौन है। यानी कि अब चौथी इंपॉर्टेंस जो आ गई वो जो हमारी दशाएं चल रही हैं, अच्छी दशाएं हैं, लेकिन उसमें भी नक्षत्र की इम्पोर्टेंस आपके सामने आ गई। आने वाली वीडियोस में हम लोग हर नक्षत्र के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे कि मान लीजिए किसी की व्यक्ति की, उसके अलावा एक नक्षत्र में जन्म लेने के कारण हमारे हर नक्षत्र के लॉर्ड के भी कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं, पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक होता है, जो हमारा स्वभाव होता है, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, उसमें नक्षत्र के भी प्रभाव एक हद तक पड़ता है। जहाँ तक एक नक्षत्र के बारे में कहा जाता है मूल नक्षत्र में जन्म होने के बाद काफ़ी शांति बताई जाती है, काफ़ी पूजाएं बताई जाती हैं, बाकी नक्षत्रों में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं मानी जाती है। आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे एक नक्षत्र के बारे में कि कौन सा नक्षत्र का लॉर्ड क्या है, उसके देवता क्या हैं, उसका स्वभाव क्या है, उसको नक्षत्र में जन्म लेने के कारण व्यक्ति का नेचर कैसे होगा, उसके लिए सुटेबल प्रोफेशंस कौन से होंगे। मान लीजिए व्यक्ति का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ तो उसके लिए सुटेबल प्रोफेशन क्या होंगे, या फिर व्यक्ति का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ तो उसके लिए सुटेबल प्रोफेशन क्या होंगे। ये सारी बातें हम लोग डिटेल से करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि अगर आप ज्योतिष के साथ के छात्र हैं, आप अपनी कुंडली देख रहे हैं या किसी दूसरे की कुंडली देख रहे हैं, तो आपको केवल ग्रह और राशियों पर नहीं जानना है, केवल डिविजनल चार्ट्स को नहीं देखना है। आपको सही प्रेडिक्शन पर पहुंचने के लिए, ग्रह की स्ट्रेंथ को देखने के लिए, उसकी कुंडली की विवेचना करने के लिए नक्षत्र पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यदि आपने नक्षत्र पर ध्यान नहीं दिया और कुंडली की विवेचना कर ली तो शायद आप सही प्रेडिक्शन पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केवल ग्रह राशियों पर न जाएं, साथ में नक्षत्रों के इम्पोर्टेंस को भी ध्यान में ज़रूर रखें, ताकि आप एक सही प्रेडिक्शन कर पाएँ अपने बारे में, अपने मित्रों के बारे में या फिर अपने क्लाइंट्स के बारे में।
मित्रों, मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे और करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियोस को एंजॉय करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग काफ़ी डिटेल से बातें करेंगे नक्षत्रों के बारे में। धन्यवाद।